नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICIER के अनुमान के अनुसार 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति अगस्त 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 6.83% और खाद्य मुद्रास्फीति खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी 6.83% और खाद्य मुद्रास्फीति 9.2% थी। साल दर साल ईयर ऑन ईयर आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI द्वारा मापा जाता है। हालिया मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण है, क्योंकि CPI बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश लगभग 45% है। वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति में टमाटर, प्याज, अनाज, मसाले, दूध, डेयरी उत्पाद की बढ़ती कीमतों के कारण देखी गई है। गेहूं की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घरेलू कारकों में आंशिक रूप से हीट वेव तो तथा बेमौसम बरसात शामिल है, जबकि इसके बाह्य कारकों में अगर देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध। तो गेहूं की कीमतें क्यों बढ़ी हुई है? पहला है हीट वेव के कारण 2023 में प्रोडक्शन कम हुआ था। इसके अलावा है बेमौसम बारिश, इससे भी उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि हुई। थोड़ा सा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगर देख लें तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज खाद्य और पेय पदार्थों का है। यदि इसका मतलब है कि खाद्य मुद्रास्फीति जैसे ही 9.2% हुई तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल मुद्रास्फीति भी लगभग 7% 6.8% के आसपास पहुंच गई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें किसका है? 9.2 खाद्य और खाद्य पदार्थों का। सेकंड नंबर पे इसका वेटेज आवास का है। ठीक है, विविध का कितना है? 28% है। तो सबसे ज्यादा खाद्य और पेय पदार्थों का है CPI इंडेक्स में। भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घ अवधि में प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं? सबसे पहले है मानसून की अनियमितता, जो जलवायु परिवर्तन से और भी बढ़ जाती है। दूसरा है वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, जिनमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ कच्चे तेल की कीमतें भी शामिल है। इसके बाद है सरकारी नौकरियां, जिसमें MSP आदि शामिल है। सरकारी नीतियां जिसमें MSP शामिल है, यह भारत में दीर्घ अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा अवसंरचना की उपलब्धता, जिसमें भंडारण और वितरण प्रणालियां शामिल है। तो यदि अवसंरचना अच्छी होगी तो खाद्य मुद्रास्फीति प्राय कम रहती है, वरना ज्यादा होगी। इसके अलावा विनिमय दर में उतार चढ़ाव, खासकर जिन चीजों का हम इम्पोर्ट करते हैं उनमें विनिमय दर के उतार चढ़ाव से भी मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। या फिर जो फ्यूल है और उर्वरक है जिनका हम आयात करते हैं तो उनसे खाद्य पदार्थों की कीमतें प्रभावित होती है। कीटों और रोगों का प्रकोप फसल की पैदावार और कीमतों को प्रभावित करता है। खासकर अगर हम देखें तो टमाटो मोजेक वायरस, इससे क्या है, टमाटर की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो टमाटो मोजेक वायरस से जो अगस्त सितंबर महीने में टमाटर की कीमतों में वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अभी हाल में कौन से उपाय किए थे? अगस्त मंथ में कौन कौन से उपाय किए हैं सरकार ने? तो सरकार ने सबसे पहले निर्यात पर रोक लगाई है। खासकर अगर हम देखें इसके तहत निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं। निर्यात शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने जैसे उपाय किए गए हैं। कुछ हालिया उपायों में जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल और गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है पार बॉइल्ड राइस। तो ये पार बॉइल्ड राइस क्या है? पार्सली बॉइल्ड राइस पर 20% निर्यात शुल्क और प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। इसके बाद है स्टॉक की सीमा। गेहूं व्यापारियों और मिल मालिकों पर गेहूं की स्टॉक की अधिकतम सीमा लागू कर दी गई है ताकि होर्डिंग ना हो और जो गेहूं का मार्केट है या फिर व्हीट मार्केट है उसमें एक कंटिन्यूस सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा बफर स्टॉक, सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसमें क्या किया गया है? लगभग 30 लाख करोड़ टन गेहूं की यहाँ पर बिक्री की गई है। बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत बफर स्टॉक से अनाज को बाहर निकाला है। उसमें से कुछ स्टॉक वितरण विक्रय के लिए निकाला गया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना, सरकार
लोगों को सस्ती और खासकर मुफ्त में खाद्य आपूर्ति करने के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई है, जिससे 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इसके बाद देखें किसानों को सीधे लाभ प्रदान करना। तो सरकार क्या कर रही है, किसानों को सब्सिडी, आय सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके बाद है आपूर्ति पक्ष के लिए उपाय। तो सरकार ने आपूर्ति पक्ष के लिए क्या किया, कृषि उत्पादकता में सुधार, मार्केटिंग, रणनीतिक भंडार, फसल विविधीकरण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। तो सरकार इन सभी पक्षों पर भी काम कर रही है। ठीक है, वर्तमान में खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन को लेकर चिंताएं क्या आ रही है, तो वो चीजें देखी जो सरकार ने की है। अब खाद्य मुद्रास्फीति से चिंताएं क्या आती है, सबसे पहले इससे किसानों को नुकसान होता है, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा है, रिपोर्ट किसकी थी, इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसके अनुसार पता चला है कि भारत ने कृषि निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाए या फिर जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो निर्यात प्रतिबंध लगाए उसके कारण किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो खाद्य मुद्रास्फीति जैसी प्रबंधन करते हैं, इससे क्या होता है, सरकार खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को रोकती है, इससे किसानों की आय में कमी आती है। मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों के परिणाम स्वरूप किसानों की आय में समग्र रूप से कमी आती है। ऐसे उपायों में निर्यात प्रतिबंध, ओपन मार्केट सेल स्कीम और स्टॉक सीमा लागू करने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा नीतिगत पूर्वाग्रह, बाजार को विकृत करने वाले ऐसे नीतिगत उपायों को अपनाना यह इंगित करता है कि भारत की खाद्य मूल्य नीति किसानों यानी कि उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ताओं के अधिक पक्ष में है। तो दूसरी इसमें चिंता क्या है कि नीतिगत पूर्वाग्रह, जो हमारी प्रबंधन प्रणाली है, मुद्रास्फीति प्रबंधन प्रणाली है, इसमें नीतिगत पूर्वाग्रह देखा जाता है, खासकर यह प्रणाली उपभोक्ताओं के अधिक पक्ष में है। किसानों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ, इंडियन काउंसिल ऑन रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन और OECD द्वारा पूर्व में किए गए शोध के अनुसार 2001 से लेकर 2016-17 के बीच भारतीय किसानों को सालाना 2.65 लाख करोड़ रुपए के अप्रत्यक्ष कर का भारी बोझ का सामना करना पड़ता है। डंपिंग का प्रभाव, सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ किसानों के लिए गारंटीकृत MSP से कम कीमत पर खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर रही है। तो सरकार खुद डंपिंग कर रही है मार्केट में। ऐसे कदम से भारत के भीतर स्वयं सरकार द्वारा डंपिंग के रूप में देखा जा रहा है। जब किसी उत्पाद के आयातक देश में आयातित उत्पाद की कीमत निर्यातक देश में उसी उत्पाद की कीमत से कम होती है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। ठीक है, तो डंपिंग के रूप में देखा जाता है। बस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर डंपिंग देखें तो डंपिंग तब मानी जाती है जब कोई कंपनी बहुत सस्ते में माल को निर्यात करे, और यदि सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट की डंपिंग हो रही है तो उसका उस पर काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगाई जाती है और डंपिंग वाले पे डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी। वैश्विक प्रभाव कर देखें, भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसकी वैश्विक हिस्सेदारी मतलब वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। चावल पर भारत के निर्यात प्रतिबंधों से वैश्विक कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के आकस्मिक नीतिगत बदलाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को भी कमजोर करते हैं। खासकर जो हमारे देश हैं, ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि भारत को इस तरीके से खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके यहाँ पर खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, ना कि विकसित देशों के। प्रतिकूल प्रभावों के बिना मुद्रास्फीति का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले है व्यापार नीति में संशोधन करना। तो क्या कर सकते हैं संशोधन, बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संरक्षणवादी व्यापार नीति की बजाय व्यापार नीति को अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें आयात शुल्क में उचित सीमा तक कटौती जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि हमें संरक्षणवादी नीति नहीं अपनानी है, बल्कि व्यापार नीति को हमें अधिक अनुकूलित बनाने का प्रयास करना है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि निर्यात जो हमने शुल्क लगा दिया पर निर्यात प्रतिबंध है, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, आयात शुल्क में कटौती कर दें, जिससे अगर चीज़ों का निर्यात हो रहा है तो कुछ चीज़ों का आयात भी होता रहे। बफर स्टॉक बना सकते हैं। अब बफर स्टॉक अभी किसका बनाया जाता है,
मुख्यतः अभी खाद्यान्नों को बनाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ टमाटर, प्याज, आलू जैसी अस्थिर कीमतों वाली प्रमुख सब्जियों के लिए भी बफर स्टॉक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे किसानों की फसल की प्रचुरता की अवधि में स्थिर कीमतें प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कम उपज या त्योहार के दौरान जब मांग अधिक हो तो कीमतों को कम करने के लिए इस स्टॉक को विक्रय हेतु व्यवस्थित रूप से जारी किया जा सकता है। किसानों को सहायता, तो किसानों को सरकार दे भी रही है, थोड़ा इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अभी सरकार किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 6,000 रुपये देती है, लेकिन इसको बढ़ाकर 10,000 किया जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, तो सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकती है। इससे क्या होगा, फूड वेस्टेज रुकेगी, और फूड वेस्टेज रुकेगी तो फिर जो खाद्य उत्पादों की कीमतें हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि नहीं होगी। तो ताज़ा उपज पर मूल्य दबाव के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहार विकल्प प्रदान कर सकती है। अनुसंधान और विकास, खासकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वर्तमान में अगर देखें तो कृषि जीडीपी का केवल 0.5% ही इस चीज में खर्च किया जाता है, तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नवीन कृषि पद्धति और सूखा रोधी बीज किस्मों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा सकते हैं। इससे किसानों को बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित किया जा सकता है। इसके बाद है सिंचाई में वृद्धि। मिट्टी में नमी का पता लगाने वाले सेंसर, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना का विस्तार करके सिंचाई के कवरेज को बढ़ाया जा सकता है।